गुड मॉर्निंग। आज अपने 10th क्लास का जो अध्याय नंबर 5 चल रहा था, जिसके अंदर अपन पढ़ रहे थे दैनिक जीवन में रसायन, अध्याय नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसके अंदर अपन पढ़ रहे थे आपके अम्ल और क्षार। पिछली क्लास में अपन ने लवण कंप्लीट कर लिया था। साल्ट पढ़ा था पिछली क्लास में, जिसके अंदर फिटकरी बताया मैंने आपको, इम्पोर्टेंट बताया, जिसके अंदर सोडियम कार्बोनेट पढ़ा, कैल्शियम जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, जिसके अंदर से जिप्सम के बारे में बात की, क्रिस्टलन जल के बारे में बात की, और इसके अलावा अम्ल और क्षार किस प्रबल लवण किस प्रकार, अम्लीय लवण कैसे होते हैं और क्षारीय लवण कैसे होते हैं, इनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली। ठीक है ना। इसके अलावा मैंने आपको कुछ कहा था कि 2-3 चीज़ें जो आपके बेसिक काम आती है हमेशा, जैसे गलनांक है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती है, गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, उनकी परिभाषाएं आप लिख लो एक बार, तो वो आपके लिए क्या है, काम में आएगी। इसके अंदर आपने जो आपके कुछ परिभाषाएं जो मैंने आपको कही कि मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, तो वो पिछली क्लास में टाइम खत्म हो गया था अपने, है ना। तो इसके कारण आप आज पढ़ते हैं कि जो आपको बेसिक जो अभिक्रियाएं हैं, जो आपके हमेशा काम आती है, आगे के 2 चैप्टर पढ़ेंगे उनके अंदर भी काम आएगी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी क्या होती है। तो आप हेडिंग लगा के लिख लो कुछ परिभाषाएं, जिसके अंदर सबसे पहले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया 1 नंबर लगा के लिखो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है ना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसके अंदर लिखो इसकी परिभाषा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया उत्पाद के साथ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया उत्पाद के साथ, उत्पाद के साथ क्या करें, उत्पाद के साथ जो प्रकाश, लाइट है ना, प्रकाश या उष्मा, क्या करें, प्रकाश या उष्मा के रूप में, उष्मा के रूप में ऊर्जा, उष्मा के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करती है। क्या करती है, ऊर्जा का ऊर्जा उत्सर्जित, उत्सर्जित का मतलब बाहर निकलती है, जिसके अंदर क्षेपी के अंदर उत्सर्जित होती है। एक और पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी, जिसमें कि उष्मा का अवशोषण होता है। शोषी का मतलब शोषण करना, अवशोषण करना, और एक में अवशोषण हो जाएगी, दूसरे में उत्सर्जन, तो वो कौन सी अभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उत्सर्जित करती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। आगे बात समझ में, जो क्या करती है, उष्मा उत्सर्जित करती है, ये ध्यान रख लेना, उष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित करती है। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उष्मा उत्सर्जित करती है, वो क्या कहलाती है, आपके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके अंदर एक अभिक्रिया एग्जाम्पल भी लिख लो। जैसे क्या होता है, अभिक्रिया जिससे शुरुआत होती है वो तो क्या कहलाते हैं, आपके अभिकारक होते हैं। 9th क्लास में पढ़ा हुआ आपके, अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, और अभिकारक को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट, या फिर इसको क्रियाकारक भी कहते हैं। अभिकारक से क्या बनेगा, आपके उत्पाद बनेगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। और इसके साथ में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो वो अभिक्रिया क्या होती है, आपके वहाँ पर अभिक्रिया कौन सी होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। आगे बात समझ में, एक और अभिक्रिया परिभाषा लिखो, दोनों को कंपैरिजन करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। दूसरी होती है आपके ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी ऊष्माशोषी की, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
अभिक्रिया में यदि वातावरण से प्रकाश या ऊष्मा के रूप में ऊर्जा अवशोषित होती है। क्या होती है? ऊर्जा अवशोषित। ये ध्यान रख लेना, ऊर्जा क्या होती है? अवशोषित होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आगे बात समझ, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो दोनों में क्या अंतर हुआ? इसके अंदर ऊष्मा उत्सर्जित होती है और इसमें ऊष्मा क्या होती है? अवशोषित होती है। दोनों में बात मेनली ये है, जो बॉक्स में बनाया मैंने वो आपके लिए इम्पोर्टेंट ध्यान रखें आप, कि जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, वो तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होता है? जो अभिकारक होता है उसके साथ में ही क्या जुड़ जाती है? आपके वातावरण से अभिक्रिया क्या ले लेती? पहले ही ऊर्जा ले लेती है। तो क्या फिर उत्पाद के अंदर ऊर्जा नहीं बनती है। आगे बात समझो। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रख लेना। दोनों अभिक्रियाएं बहुत सिंपल अभिक्रियाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमेशा आती है आपके कि वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। आगे बात समझ में। और ऊष्मा अवशोषित, जिसके अंदर ऊष्मा का अवशोषण होता है। आगे बात समझ में। तो लिख लिया, समझ में आ गई ऊष्माक्षेपीय और ऊष्माशोषी में क्या अंतर है। ये नाम आता है, आपको डिस्टर्ब ना करे इसके लिए आपको परिभाषा लिखवा दी, कभी भूल जाएं तो आप नोट्स में उठा के देख सकते हैं। मिटाऊं? देखो अब आगे इसके दूसरी एक और बताई मैंने आपको कि गलनांक एवं क्वथनांक। तो अगली आप लिखो क्वथनांक की नंबर 3 करके परिभाषा। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। देखो इसको बॉइलिंग पॉइंट मतलब BP ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लिखें कि क्वथनांक वह तापमान है, क्वथनांक वह तापमान है जिस पर पदार्थ, ये क्या है? तापमान है, ध्यान रख लेना, प्रक्रिया नहीं है, है ना। वह ताप है जिस पर पदार्थ द्रव अवस्था से क्या होता है? द्रव अवस्था से किस में बदलता है? गैसीय अवस्था में। द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। गैसीय अवस्था में गैसीय अवस्था में क्या हो जाता है? आपके परिवर्तित हो जाता है, वो क्या कहलाता है आपके? तो आगे बात समझ में, जिसके अंदर क्या हो जाता है? कोई पता वह क्वथनांक कहलाता है। आगे बात समझ में कि जिसके अंदर क्या होता है? आपके द्रव अवस्था होती है, उससे किस में बदलता है? वो गैस अवस्था में। ताप है वो, है ना, तापमान वो कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, तो एग्जाम्पल के अंदर अपन ले सकते हैं कि पानी कितने दाब पर वाष्प हो। जैसे आपने कोई घर पे देखते हैं अपन चाय बनाने के लिए उपकरण काम में लेते हैं आपके,
पानी गर्म करते हैं पहले से थोड़ा सा, तो पानी अपन डालेंगे उसके अंदर तो उबलने लग जाएगा, देखते हैं उसके अंदर भाप बनने लग जाती है। वो कब उबलता है, पानी का कितना तापमान उसका आपका हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तब वो उबलने लगेगा। ये बात समझ में? तब तक उसके अंदर से वाष्प नहीं बनती है, गर्म होता है वो 100 डिग्री तक। तो उदाहरण के लिए पानी का क्वथनांक कितना हो गया, पानी के लिए क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है। वही बात समझ में, 100 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस क्या है पैमाना है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी के लिए क्वथनांक कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। एक और परिभाषा लिखो गलनांक की, मेल्टिंग पॉइंट की गलनांक, इसको हिमांक बिंदु भी कहते हैं, यह भी ध्यान रखो, एक शब्द आता है हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट, एक ही बात है ना गलनांक। इसकी परिभाषा भी लिखो कि गलनांक वह तापमान, गलनांक वह तापमान है जिस पर, गलनांक वह तापमान है जिस पर पदार्थ, जिस पर क्या होता है पदार्थ ठोस अवस्था से, गलनांक वह पदार्थ है जिस पर ठोस अवस्था से, कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, वही बात समझ में, कोई पदार्थ क्या होता है ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो वह तापमान, मैं बार बार बोल रहा हूँ तापमान की बात हो रही है यहाँ पे, अवस्था में परिवर्तन की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, तो तापमान की बात हो रही है। तो इसके अंदर क्या होता है ठोस अवस्था से किस में बदलेगा आपके, वह तापमान कहलाता है, अवस्था नहीं है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में। आई बात समझ में? पदार्थ की मेनली 3 अवस्थाएं ना, ठोस द्रव और गैस। और इसके अंदर एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि बर्फ जमता कितनी देर, पानी कितनी डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो जल का गलनांक हो जाएगा आपके पानी के लिए कितना हो जाएगा आपके, इसके लिए 0 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में? पानी के लिए कितना सेल्सियस होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, ये आपके पानी बर्फ़ में बदलता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखें आप। तो गलनांक और क्वथनांक की परिभाषा हो गई अपने। इसके अलावा आपके ऊष्माक्षेपीय, ऊष्माशोषी की, ये 4 परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है, हमेशा काम आती है, अपन रसायन विज्ञान पढ़ते हैं तो, ठीक है ना। तो अब अपन अपने अम्ल, क्षार और लवण पढ़ लिया। अब दैनिक, ये तो आपके बेसिक बात हो गई। अब इसके आगे अपन शुरू करते हैं आपके जो दैनिक जीवन में उपयोगी रसायन हैं, उनके कुछ उपयोगी यौगिक हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। मिटा दूँ? कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन होता है, उसके अंदर भी आ जाता है गलनांक क्वथनांक, ये क्वेश्चन हमेशा लगभग मिल जाता है आपको कभी इससे संदर्भ में। तो अब अपन आगे बात करते हैं आपके किसके बारे में, जो कुछ, अगली हेडिंग लगा लो आपकी किताब की हेडिंग के अनुसार, दैनिक जीवन के कुछ उपयोगी यौगिक, कुछ उपयोगी दैनिक जीवन के कुछ उपयोगी यौगिक, दैनिक जीवन के कुछ उपयोगी यौगिक, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि सम यूजफुल कंपाउंड इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो इसके अंदर अपन एक एक करके इनके बारे में चर्चा करेंगे। आपके 7-8 जो आपके दिए हुए हैं यौगिक, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे एक एक करके और पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, 1 नंबर लगा के आप बात करो सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र भी याद रखें आप, NaCl। आगे बात समझ में, सोडियम क्लोराइड, इसे अपन क्या कहते हैं, इसका सामान्य नाम लिखें अपन, तो सामान्य नाम सभी जानते हैं,
सामान्य नाम होता है इसका साधारण नमक, जो आप डेली काम में लेते हो, साधारण नमक, है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? टेबल साल्ट। लिख लो, याद ना हो तो। टेबल साल्ट या फिर इसको रॉक साल्ट भी बोलते हैं, ध्यान रखें आप, है ना। टेबल साल्ट या रॉक साल्ट। तो आगे बात समझ में, रासायनिक सूत्र याद आ गया आपको इसके अंदर, और इसका साधारण नाम। अब इसके अंदर कुछ बेसिक इसके इम्पोर्टेंट जो गुण हैं वो उनके बारे में चर्चा करें। तो ये बनता कैसे है? सबसे पहले तो ये क्या होता है? एक परबल, इसको बनाने की अभिक्रिया बताई हुई है मैंने पहले आपको। जैसे HCl की अभिक्रिया किससे करवाते हैं अपन? NaOH, परबल अम्ल। ये परबल अम्ल है, परबल क्षार है, इसकी अभिक्रिया करवाएं तो क्या बनता है? NaCl प्लस जल बनता है, लवण बनता है। और इसका pH क्या होता है आपके? 7 होता है, उदासीन बनेगा, क्योंकि परबल और अम्ल और परबल क्षार से क्या बनेगा आपके? उदासीन लवण बनेगा। और परबल अम्ल और दुर्बल क्षार से अम्लीय लवण बनेगा। और परबल क्षार और क्या होगा आपके? दुर्बल अम्ल लेंगे तो अपन क्षारीय लवण बनेगा। तो इसका ये क्या बनेगा आपके? यह एक, लिख लो इसके अंदर, यह एक परबल अम्ल, जैसे एग्जाम्पल के अंदर आप लिख सकते हैं कोष्टक में HCl, परबल अम्ल तथा क्या होता है आपके? परबल क्षार। परबल अम्ल तथा परबल क्षार, जैसे परबल क्षार की बात करूं तो मैं आपके NaOH, परबल अम्ल तथा परबल क्षार NaOH से निर्मित परबल अम्ल तथा परबल क्षार से निर्मित लवण है कौन? NaCl, जो कि उदासीन, आगे भाषा में, जो कि उदासीन है। और इसकी pH तो अपन ने बात कर ली कि इसकी pH कितनी होती है? 7 है। आगे तो pH का मान कितना? उदासीन है तो उदासीन का pH कितना होता है? 7 होता है। बेसिक बात हो गई। ये बनता कैसे है नमक? देखा होगा आपने, जो समुद्र है अपने नागौर के अंदर भी बनता है, राजस्थान में बहुतायत मात्रा में नमक बनता है। जैसे खूब सारी झीलें हैं राजस्थान के अंदर, खारे पानी की, पचपदरा है, नावा के अंदर है ना। कैसे खूब सारी झीलें हैं जिनके द्वारा नमक निर्माण होता है। तो खारे पानी की जिसके अंदर क्या करते हैं, जैसे वो पानी का बहाव आता है तो उनके नदी के किनारे क्या कर लेते हैं? क्यारियाँ बना लेते हैं छोटी छोटी, इस प्रकार से। आई बात समझ? फिर उसके अंदर क्या करते हैं? पानी इकट्ठा करते हैं। जो समुद्र का पानी आता है वो इकट्ठा हो जाता है, और वो पानी इकट्ठा होने के बाद में पानी तो भाप बनकर उठ जाता है, और उसके ऊपर पीछे पीछे क्या रह जाता है आपके? वो नमक बच जाता है। लेकिन वो नमक क्या होता है? NaCl एकदम प्योर शुद्ध नहीं होता है। फिर उसको क्या करते हैं? बड़ी बड़ी भट्टियों के अंदर ले जाकर इनको क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है, जिसके अंदर अवक्षेपित किया जाता है ना। NaCl अलग करते हैं और जो अशुद्धियाँ मिली हुई उनको अलग किया जाता है। फिर उसके बाद में उसके अंदर आयोडीन मिलाते हैं। फिर आपको पैक करके क्या करते हैं? साफ़ सुथरा नमक आपके घरों तक पहुँचाया जाता है, दुकानों तक पहुँचाया जाता है। आगे बात समझ में? तो जो प्रकृति से मैंने बताया आपको, कोई भी चीज़ है वो एकदम प्योर नहीं मिलती है। कोई भी धातु, जैसे सोना, चांदी, कोई भी धातु जो ये अपने तत्व हैं वो एकदम प्योर प्रकृति से नहीं मिलते हैं। उनको क्या करना पड़ता है? धातु क्रम जैसे 9th में पढ़ा आपने, अलग अलग विधियाँ, शुद्ध करने की विधियाँ होती हैं, उन विधियों के द्वारा इनको शुद्ध किया जाता है। तो इसका निर्माण तथा या विरचन, अभिक्रिया भी पढ़ेंगे अपन इसकी बनाने की। निर्माण तथा विरचन, विरचन का मतलब निर्माण। सामान्य नमक निर्माण, निर्माण या विरचन, सामान्य नमक निर्माण, सामान्य नमक का निर्माण समुद्री जल अथवा नमक का जल के वाष्पीकरण से किया जाता है। समुद्री जल या फिर अपन इसको कहते हैं ब्राइन, ये भी ध्यान रखना नाम, ब्राइन। ब्राइन का मतलब क्या होता है?
नमक का जल, नमक के जल को के वाष्पीकरण, वाष्पीकरण तो जानते ही हो, है ना, भाप बनकर पानी उड़ जाता है, जो ठोस पदार्थ है वो रह जाता है। वाष्पीकरण से किया जाता है। किसका निर्माण? नमक के निर्माण की बात हो रही है। तो ये वाष्पीकरण के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। और इसके अंदर क्या होती है? खूब सारी अशुद्धियाँ होती है। जो नमक निर्माण होता है इस प्रकार से, उसके अंदर खूब सारी क्या होती है? अशुद्धियाँ होती है, उनको दूर किया जाता है। जिसके अंदर देखो कैसे बनता है, जैसे लिखो इसकी प्रक्रिया लिखो आप इसी के अंदर, कि इस प्रकार से निर्मित वाष्पीकरण से बनता है नमक। जो इस प्रकार से निर्मित होता है नमक, इस प्रकार से निर्मित नमक, इस प्रकार से जो निर्मित होता है नमक, नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड कौन कौन सा पाया जाता है, ये भी आपके क्वेश्चन बन सकता है। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। और इसके अंदर क्या होता है, और क्या होता है इसके अंदर? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2। क्या होता है इसका सामान्य नाम? साधारण नमक। ये प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार से निर्मित होता है। इसका उदासीन होता है, प्रकृति और pH 7 होता है। और ये किससे बनता है? विरचन साधारण नमक के निर्माण और समुद्री जल के वाष्पीकरण से किया जाता है। और इसके अंदर इस नमक जो वाष्पीकरण के बाद में जो पदार्थ बनता है उसके अंदर क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड जैसी अशुद्धियाँ होती है, जैसी क्या होती है? अशुद्धियाँ पाई जाती है। आगे बात, फिर इनको क्या करते हैं? इन अशुद्धियों को दूर करना पड़ता है। मिटा तो ऊपर वाला इसका साधारण नाम वगैरह तो नीचे आपको दिखेगा नहीं इसके लिए। तो इसके अंदर अशुद्धियाँ होती है, उन अशुद्धियों को दूर कैसे किया जाता है? देखो, इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए अपन क्या करते हैं? अतः संतृप्त विलयन, मतलब जिसके अंदर क्या होते हैं आपके? ये अशुद्धियाँ मिली हुई है पूरा, तो संतृप्त विलयन, संतृप्त सोडियम, संतृप्त सोडियम क्लोराइड विलयन में संतृप्त सोडियम क्लोराइड विलयन में क्या डालते हैं अपन इसके अंदर? हाइड्रोक्लोरिक गैस, हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl गैस प्रवाहित करते हैं, उसके अंदर गैस प्रवाहित की जाती है। HCl गैस प्रवाहित की जाती है तथा नमक NaCl अवक्षेपित हो जाता है। इसके अंदर जब अपन क्या करते हैं? HCl गैस प्रवाहित करते हैं उसके अंदर, तो नमक NaCl क्या अवक्षेपित मतलब अलग हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन नमक को क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। यही बात समझ में? तो इस प्रकार से क्या हो जाता है? आपके शुद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए अपन ये क्रिया करते हैं तो नमक प्राप्त हो जाता है। तो अब ये तो हो गए नमक प्राप्त करने की विधि हो गई। अब इसके क्या लिखते हैं अपन? गुण लिखते हैं, जिसके साधारण नमक के गुण क्या हो सकते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो नमक क्या होता है? साधारण नाम इसका Na है। साधारण नाम तो क्या होता है? साधारण नमक, सामान्य नाम। ये आपके क्या होता है? इसके अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड की अशुद्धियाँ होती है। चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, पहले इसके गुण लिख लेते हैं। गुण के अंदर 1 नंबर लगा के लिखो आप। ये क्या होता है? कलर तो जानते ही हो, ये है श्वेत ठोस पदार्थ है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? नमक की। तो आपने देखा ही होगा सभी ने, ये तो अपनी हाथ में लेकर देखा है, नहीं तो घर पे जाके देख लेना।
दूसरा गुण होता है इसका गलनांक। गलनांक की बात बताई थी मैंने कि ठोस से द्रव अवस्था में बदलना ना, वे ताप जिसके ऊपर, इसका गलनांक कितना होता है? उच्च। गलनांक उच्च मतलब क्या होता है? 1081 केल्विन। 1081 केल्विन का मतलब क्या हो गया? 1081 केल्विन। इसको अगर अपन को सेल्सियस में बदलना तो अपन क्या करेंगे? 1081 में से 273 घटा देंगे तो जो तापमान आएगा वो क्या हो जाएगा? उसका सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसका केल्विन में ही लिखे जाता है, मानक पैमाना है केल्विन भी। तो इसका गलनांक उच्च होता है, 1081 बहुत ज़्यादा होता है इसको गलाने के लिए। तीसरा है जल में अत्यधिक विलय। जल में अपन नमक बोलते हैं, अपन को पता है। जल में क्या हो जाए? आसानी से घुल जाता है। आप शिकंजी बनाते हो, कुछ भी बनाते हो तो नमक बोलते हैं अपन, तो आसानी से घुल जाता है। जल में अत्यधिक विलय है। इसके अलावा और बात करें तो अपन ये जलीय विलयन में क्या हो जाता है? आपके आयनित हो जाता है। यह है जलीय विलयन में आयनित का मतलब कि इसके अंदर दो आयन होते हैं, एक तो होता है आपके Na+ और दूसरा क्या होता है? Cl-। तो ये आयनित हो जाता है, आयन अलग अलग हो जाते हैं। जलीय विलयन में आयनित होता है। आयनित का मतलब आयनाइज हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाता है। दोनों आयनित हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार से बदल सकता है ये। तो ये तो हो गए इसके गुण। ये श्वेत रंग का गलनांक कितना होता है? ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। नमक का गलनांक कितना होता है? 1081 केल्विन। इसको सेल्सियस से मतलब 273 घटा देते हैं अपन। अब लास्ट में इसका एक उपयोग है, 2-3 उपयोग वो लिख लेते हैं। गुण कंप्लीट हो गए। उपयोग के अंदर क्या है इसका? देखो, ये गुण तो हो गए इसके कंप्लीट। श्वेत रंग का गलनांक जल में आसानी से घुल जाता है और जल में घोलने पर ये आयनित भी हो जाता है। सिंपल से है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन बेसिक चीज़ें लिख सकते हैं अपन। अब इसके उपयोग भी आप जानते हो ज़्यादातर। तो उपयोग के अंदर आप लिख लो 1-2 नंबर लगा के। 1 नंबर लगा के लिखो उपयोग इसका। इसका उपयोग अपन क्या करते हैं? साधारण नमक के रूप में भोजन में किया जाता है। तो इसका उपयोग अपन क्या करते हैं? इसका उपयोग साधारण नमक के रूप में भोजन में किस में करते हैं? भोजन में किया जाता है। आगे बात समझ में। पहला उपयोग, इसका उपयोग भोजन के रूप में करते हैं, अपन जानते हैं डेली। दूसरा उपयोग है इसका सोडियम क्लोराइड का खाद्य परिरक्षणों में। मतलब खाद्य परिरक्षण मतलब कई चीज़ें जो खराब हो जाती हैं उनको अगर अपन नमक रखते हैं तो उसके अंदर कीड़े नहीं पड़ते हैं, उनको सुरक्षित रखा जा सकता है खाद्य परिरक्षण में। खाद्य परिरक्षण में प्रयोग करते हैं इसका। ये बात समझ में। हिमीकरण मिश्रण बनाने में भी किया जाता है। हिमीकरण का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि आइसक्रीम वाले को उसके बाद में बर्फ़ होता है तो वो बर्फ़ के अंदर क्या डालता है? नमक डाल देता है, जिससे वो बर्फ़ क्या होता है? लंबे समय तक पिघलता नहीं है। जैसे पिघलने का वो 1 घंटे में पिघल जाएगा तो उसकी क्षमता बढ़ जाएगी, पिघलता नहीं है। नमक हिमीकरण मिश्रण बनाया जा सकता है, बनाए रखने में इसका उपयोग किया जाता है। ये बात समझे? मिश्रण बनाया जाता है कि नमक को पिघलने से बर्फ़ को पिघलने से रोका जा सकता है नमक के द्वारा। तो हिमीकरण मिश्रण बनाए रखने में। इसके अलावा इसका उपयोग होता है आपके खूब सारे जो अभी अपन उत्पाद बनाकर देखेंगे, जैसे NaOH बनाने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन आगे। सोडियम बाइकार्बोनेट Na2 है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसके अलावा आपके सोडियम कार्बोनेट के बारे में बात करेंगे अपन। सोडियम कार्बोनेट हो, ये सोडियम कार्बोनेट है जिसके अंदर अपन ने बात की क्रिस्टलन जल के बारे में ना, ये सोडियम कार्बोनेट हो गया। इसके अलावा आपके सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये किसका? धोने का सोडा है और ये आपके खाने का सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको, ये सोडियम कार्बोनेट। इसके अलावा विरंजक चूर्ण CaCl2 है ना, विरंजक चूर्ण के बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है आदि। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। ये सोडियम कार्बोनेट, नाम लिखने की जरूरत नहीं, आगे पढ़ेंगे अपन। सोडियम बाइकार्बोनेट और ये विरंजक चूर्ण बोलते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर है ना। तो आदि बनाने में
आदि बनाने में कच्चे पदार्थ के रूप में, मतलब इसको बनाने में उपयोग में लेते हैं कच्चे पदार्थों के रूप में, कच्चे पदार्थ के रूप में, कच्चे पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है, काम में लिया जाता है। तो ये हो गया अपने सोडियम क्लोराइड के उपयोग। तो सोडियम क्लोराइड इस प्रकार से मैंने बता दिया आपको सोडियम क्लोराइड की नाम क्या है, इसका बनाते कैसे हैं इसको, इसके गुण क्या हैं और इसका उपयोग क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सोडियम क्लोराइड अपन के एक उपयोगी कंपाउंड है जो कंप्लीट हो गया है। एक कंप्लीट हो गया अपने कौन सा, सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा जो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, विरंजक चूर्ण के बारे में बात करेंगे। इसमें इनमें से हमेशा क्वेश्चन आता है, अभिक्रिया से संबंधित पूछो चाहे उपयोग से संबंधित पूछो, और आपके लिए उपयोगी है। आज की क्लास में इतना ही, आगे की बात अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके, गुड लक, धन्यवाद।